गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन को कंप्लीट किया था। बच्चों, डार्क रिएक्शन यानी जो कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा चरण है। फर्स्ट चरण था लाइट रिएक्शन, सेकंड चरण था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। बच्चों, वास्तव में जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन C3 साइकिल, ठीक है। यानी C3 साइकिल के दौरान ही कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है C3 साइकिल के अलावा कुछ और भी रास्ते हैं, कई और भी रास्ते हैं जिनको अल्टरनेटिव पथ भी बोलते हैं। बच्चों, ये अल्टरनेटिव जो पथ हैं, जो रास्ते हैं, इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो सकता है, ठीक है। तो C3 साइकिल के अलावा दो साइकिल और भी हैं जो इसके वैकल्पिक रास्ते हैं, अल्टरनेटिव पथ हैं, जिनके द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है। और वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि C4 साइकिल और दूसरा था केम साइकिल। बच्चों, C4 और केम साइकिल 1 बाय 1 दोनों को अपने करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C4 साइकिल के ऊपर। तो C4 साइकिल का दूसरा और भी कई सारे नाम हैं। C4 साइकिल या इसको अपने बोलते हैं शॉर्टकट में DCA। DCA का मतलब क्या है? इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैग साइकिल। तो C4 साइकिल के यहाँ कई नाम हैं। C4 साइकिल को हैच व स्लैग के नाम से भी जाना जाता है, DCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। DCA स्टैंड फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बच्चों, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं कि इसको हैच व स्लैग साइकिल क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये साइंटिस्ट थे हैच एंड स्लैग ने 1967 में सुगरकेन एंड जियामीज, बच्चों जो गन्ना और मक्का, सुगरकेन एंड मेज जियामीज यानी गन्ना और मक्का की पत्तियों के अंदर सबसे पहले हैच एंड स्लैग ने 1967 के अंदर C4 साइकिल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसलिए इसको इनके नाम के आधार पर हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं कि इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं। C4 साइकिल क्यों बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है, सबसे पहले बनने वाला जो कंपाउंड है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? 3 थी। C3 इन केस ऑफ C3 साइकिल कार्बन की संख्या कितनी थी? 3 थी, ठीक है। उसका नाम यहाँ पर उसका नाम क्या था? C3 साइकिल के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो कंपाउंड था उसमें कार्बन की संख्या 3 थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। बच्चों, यहाँ पर C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या इसको बोलते हैं OAA। OAA स्टैंड फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें जो कार्बन की संख्या है वो है 4, यानी C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, सबसे पहले बनने वाला जो यौगिक है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसमें कार्बन की संख्या जो है वो है 4, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। और C4 साइकिल जिन प्लांट्स के अंदर चलता है उनको C4 प्लांट्स भी बोलते हैं, और C3 साइकिल जिस प्लांट के अंदर चलता है उनको C3 साइकिल बोलते हैं। दोनों ही अलग अलग प्रकार की साइकिल हैं, ठीक है। और बच्चों, इसमें मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें एनवायरनमेंट की CO2 को एक्सेप्ट या कैप्चर करने वाला जो कंपाउंड है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, या इसको फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड भी
के नाम से भी जानते हैं और शॉर्टकट में इसको PEP से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें दो मुख्य बातें हैं, दो C4 साइकिल के अंदर दो मुख्य बातें हैं कि सबसे पहले जो बनने वाला जो फर्स्ट कंपाउंड, जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 4, इसलिए इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और नंबर 2 फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, सबसे पहले एनवायरमेंटल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करने वाला जो कंपाउंड है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या करता है, एनवायरमेंट की CO2 को कैप्चर करके, ग्रहण करके विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देखो कि जो C4 साइकिल है जिन प्लांट्स के अंदर मिलता है उनको C4 प्लांट्स बोलते हैं। बच्चों C4 साइकिल अकर्स इन लगभग 1500 स्पीशीज जो कि 19 फैमिली से रिलेटेड है। एंजियोस्पर्म की लगभग 19 फैमिलीज के अंदर लगभग 1500 स्पीशीज के अंदर C4 साइकिल मिलता है। ठीक है बच्चों, इनमें से जो 19 फैमिलीज की जो 1500 स्पीशीज हैं इनमें से लगभग जो मोनोकोट फैमिलीज हैं उनमें C4 चक्कर मिलता है, यानी डाइकोट की तुलना में जो मोनोकोट्स हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में C4 साइकिल जो है वो मिलता है। ठीक है, और वो ग्रीमिनी जो मोनोकोट्स हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स आर ग्रीमिनी एंड साइप्रिसी। तो ये दो फैमिली है, सबसे अधिक इनमें C4 साइकिल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मोनोकोट्स और कुछ डाइकोट्स के मैंने नाम लिख रखे हैं, स्पीशीज के नाम लिख रखे हैं। मोनोकोट्स से रिलेटेड जो स्पीशीज हैं जैसे साइप्रस ग्लोबोसा, ठीक है, जैसे एंड्रोपोगोन स्पीशीज, जैसे साइनोडोन डैक्टिलोन, ये जो लॉन की दूब घास है आल्सो कॉल्ड ए साइनोडोन डैक्टिलोन। ठीक है, जैसे पेनिसिटम बाजरा, जैसे सैटेरम गन्ना, जैसे जियामीज मक्का। तो ये मोनोकोट स्पीशीज है जिनके अंदर C4 साइकिल मिलता है। ठीक है, और कुछ डाइकोट्स भी फैमिलीज हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पर जैसे कि एट्रीप्लेक्स, जैसे हेलोजाइलोन, जैसे सालसोला, जैसे स्यूडा फ्रूटिकोसा, जैसे यूफोर्बिया की विभिन्न प्रकार की जो स्पीशीज हैं उनमें C4 साइकिल चलता है। बच्चों अब यहाँ पर C3 और C4 जो साइकिल है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो C4 साइकिल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। ठीक है, जो इसको पूरी तरह से C3 साइकिल से अलग करती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है C4 साइकिल के अंदर वो है प्रेजेंस ऑफ क्रीज एनाटोमी। बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ क्रीज एनाटोमी इन C4 प्लांट्स। जितने प्रकार के भी C4 प्लांट्स हैं यानी C4 साइकिल जिन प्लांट्स के अंदर चलता है दैट इज आल्सो कॉल्ड ए C4 प्लांट्स। और C4 जो प्लांट्स इनके अंदर क्या होता है, क्रेंच प्रकार की एनाटोमी मिलती है। बच्चों क्रेंच प्रकार की एक विशेष प्रकार की ये एनाटोमी है। क्रेंच का मतलब ही क्या होता है, माला, जैसे गले के अंदर जो माला होती है, ठीक है, उसके टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको भी अपने डिस्कस करेंगे। और बच्चों जो सेकंड जो है क्रेंच एनाटोमी की और खास विशेषता क्या है कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। C4 जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। वैसे जनरली जो प्लांट्स की स्टडी करें, लीव्स की स्टडी करें, तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वे क्या है, एक ही प्रकार के होते हैं, जनरली एक ही प्रकार के हैं। लेकिन C4 प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वे दो प्रकार के हैं। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक का मतलब दो अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट इसमें मिलते हैं। बच्चों दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं, अगर एक लीव्स की स्ट्रक्चर देखें, ये देखो ये एक टीएस ऑफ लीफ है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। फर्स्ट ऑफ अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस,
कॉल्ड इज मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। सबसे जो पहले प्रकार का जो नॉर्मल जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर जो कि बिल्कुल नॉर्मल टाइप का होता है, और बच्चों दूसरे प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ मिलता है, बंडल शीथ की सेल के अंदर। बंडल शीथ की सेल के अंदर बंडल शीथ की जो सेल्स है वे क्या कहलाती है, क्रेन सेल्स भी कहलाती है। अब ये बंडल शीथ क्या है, बंडल शीथ क्या है बच्चों, जो वेस्कुलर स्ट्रैंड यानी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर क्या है, वेस्कुलर स्ट्रैंड है, ठीक है, संवहन एलिमेंट है। जाइलम और फ्लोएम को घेरे हुए जो सेल्स हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड इज बंडल शीथ सेल। जाइलम और फ्लोएम को घेरने वाली जो सेल्स है, माला के रूप में घेरने वाली जो सेल्स हैं इनको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और बंडल शीथ सेल की मुख्य विशेषता क्या है कि इनको क्रेन सेल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर नॉर्मल सेल्स की तरह मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का मिलना और एबनॉर्मल यानी जाइलम और फ्लोएम को घेरने वाली जो स्ट्रक्चर है बंडल शीथ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो दोनों क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों की अगर स्टडी करें तो यहाँ पर ये देखो क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं वे स्मॉल साइज के होते हैं और उनमें ग्रेना भी मिलता है। ध्यान दीजिए, मेसोफिल टिश्यू के अंदर मिलने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका आकार भी छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, और उनके अंदर ग्रेना भी मिलती है, ठीक है। और उसमें क्या है, लेकिन इसकी अगर तुलना करें बंडल शीथ के साथ, बंडल शीथ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं उनका आकार भी बड़ा होता है और उसमें ग्रेना जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। इसको बोलते हैं विदाउट ग्रेना या एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बंडल शीथ की सेल्स के अंदर मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट आकार में भी बड़े होते हैं और एग्रेनल यानी उनमें ग्रेना जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर पेप्टेज नामक एक महत्वपूर्ण एंजाइम मिलता है, पेप्टेज। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीथ के अंदर मिलते हैं उनमें रूबिस्को एंजाइम मिलता है। रूबिस्को मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अर्थ पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो एंजाइम है वो रूबिस्को है। और रूबिस्को कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें C4 साइकिल चलता है, जबकि बंडल शीथ की क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीथ की सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें C3 साइकिल चलता है। बच्चों यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है वो C3 साइकिल के दौरान ही होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का जो संश्लेषण है सिर्फ C3 साइकिल के दौरान ही होता है। तो बच्चों C4 साइकिल का यहाँ क्या काम है, C4 साइकिल का काम क्या है, C3 साइकिल की हेल्प करना। किस लिए हेल्प करना कि अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो, उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बने, ठीक है। तो इसलिए C3 साइकिल के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और इस उत्पादन में वृद्धि के लिए C4 साइकिल यहाँ हेल्प करता है। C4 साइकिल हेल्प कैसे करता है बच्चों, C4 साइकिल कहाँ चलता है, मेसोफिल की सेल के अंदर। तो बच्चों ये क्या करता है, जो एनवायरनमेंट की CO2 है उसको कैप्चर करके कहाँ पहुंचाता है, बंडल शीथ की सेल के अंदर। बंडल शीथ की सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है और वहां पर C3 साइकिल चलता है। यहाँ पर देखो C3 साइकिल चलता है, यहाँ पर C4 साइकिल चलता है, यहाँ पर C3 साइकिल चलता है। तो बच्चों ये क्या करता है कि बंडल शीथ की सेल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ना हो जाए, ठीक है। तो इसकी भरपूर पूर्ति करने के लिए C4 साइकिल एनवायरनमेंट की CO2
को कैप्चर करके CO2 को कहाँ देता है, C3 साइकिल के अंदर देता है कि लो भाई एनवायरनमेंट की CO2 खूब मात्रा में लो और प्रोडक्शन करो और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करो, सिंथेसिस करो, ठीक है। तो C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होने देता। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर CO2 की सप्लाई क्यों करता है, अधिक से अधिक मात्रा में CO2 की सप्लाई करता है, इसीलिए C3 साइकिल के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित होता है। अगर यहाँ पर CO2 की कमी हो जाए तो CO2 की कमी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बढ़ेगी, ठीक है, या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक CO2 बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन दोनों का संबंध किस प्रकार है। जो रुबिस्को एंजाइम है, इस रुबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजन और CO2 के साथ संबंध किस प्रकार है। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण C3 साइकिल के दौरान होता है, C4 साइकिल इसकी हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, एनवायरनमेंट की CO2 को कैप्चर करके C3 साइकिल को देता है ताकि अधिक से अधिक फूड यहाँ पर बन सके। थैंक यू।